नमस्कार मित्रों। ये मेरा पहला फेसबुक लाइव है, तो शायद इसमें कुछ कमियां भी रह जाएं, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को सही तरीके से आप लोगों के समक्ष रख पाऊं। कुछ लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, क्योंकि ये विषय पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो मैं पॉलिटी के एक बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो की एक बात से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्लेटो ने कहा था कि अगर आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हो तो निम्न स्तर के व्यक्ति आप लोगों के ऊपर शासन करेंगे। अब आपको निर्णय करना है कि आप किस तरह के लोगों से शासित होते हो। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आधार है वो है चुनी हुई एक सरकार, चुने जो लोग अपनी जो लोग चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। जब हम सरकार चुनते हैं तो एक पार्टी एक फिक्स एजेंडे के साथ जनता के सामने जाती है और कुछ वायदे करती है, कुछ घोषणाएं करती है, लोगों को सपने दिखाती है और लोग उन वायदों पे, उन घोषणाओं पे विश्वास करते हैं और उन सपनों में अपने आप को ढाल लेते हैं। अपने आप अब उन सपनों में खुद को वो सोचते हैं कि ये सपने उनके सपने हैं, तो निश्चित रूप से लोग उस पार्टी को समर्थन देते हैं और वो पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है। सरकार बनने के पश्चात सरकारें अमूमन जो घोषणा पत्र उन लोगों ने पहले जारी किया होता है उसके आधार के ऊपर सरकार चलाने की कोशिश करती है। अगर अपनी एजेंडे के ऊपर सरकार कामयाब रहती है तो अच्छी बात है, परंतु अगर कहीं सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में नाकाम साबित होती है तो वो एक बलि का बकरा ढूंढने का प्रयास करती है। और आज सबसे आसान बलि का बकरा है ब्यूरोक्रेसी। सरकार किसी भी दल की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, जब वो असफल होती है तो हमेशा अपना ठीकरा जो है, अपनी असफलता का ठीकरा पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर थोप देते हैं। दूसरी तरफ अगर ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी को भी आज ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि वो हमेशा प्रश्न चिन्हों के घेरे में ही खड़े रहते हैं, हमेशा उनके ऊपर सवालों की बौछार होती है। आखिर क्या कारण है कि जनता हमेशा इल्जाम लगाती है कि अफसरशाही काम नहीं करती। जब हम दफ्तरों में जाते हैं तो अफसरशाही वहां पे मिलती नहीं है, अगर मिल भी जाए तो उनका रवैया टाल मटोल का रहता है। जिस अफसरशाही को काम करना होता है वो काम करने के बजाय काम में अड़ंगे लगाना शुरू कर देती है। इन सब बातों को लेकर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के हमेशा आपस में ठनती है। आज इन्हीं बिंदुओं पर विश्लेषण करता हमारा विषय है गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले बेसिकली जो ये ढांचा क्या है, ब्यूरोक्रेसी का ढांचा क्या है, इस ढांचे के ऊपर हम लोगों को बात करनी है। जो हमारा संविधान है उस संविधान के हिसाब से देश की व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है विधायिका, दूसरा भाग है कार्यपालिका और तीसरा भाग है न्यायपालिका। विधायिका में अगर केंद्र स्तर के ऊपर बात की जाए
तो उसमें अगर विधायिका में केंद्र स्तर के ऊपर बात की जाए तो संसद आती है और संसद के अंदर आते हैं चुने हुए प्रतिनिधि जिनको हम सांसद कहते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे या लोकसभा के हो। राज्य स्तर के ऊपर विधानसभा आती है और विधानसभा या विधान परिषद में भी हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि जिनको हम विधायक कहते हैं वो भेजे जाते हैं। और दूसरा हिस्सा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, उससे नीचे उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति से नीचे प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं और उसके बाद आती है एक स्थायी नौकरशाही जो फिक्स टर्म के लिए चुनी जाती है। हम इसी नौकरशाही के बारे में आज बात भी करेंगे और इसी नौकरशाही के बारे में और पॉलिटिशियन के संदर्भ में इसकी चर्चा भी करेंगे। लगभग इसी तरह का कार्य विभाजन जो है वो राज्य स्तरों के ऊपर भी होता है। राज्य में गवर्नर सबसे बड़ा होता है इस कार्यपालिका के अंदर, उसके पश्चात मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री के पश्चात मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं, फिर केंद्र से भेजे हुए आईएएस ऑफिसर्स आते हैं और प्रदेश सरकार का खुद का कैडर भी होता है जिनको हम लोग हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बोले तो एचएस ऑफिसर कहते हैं। एक तीसरा अंग है वो है न्यायपालिका। अगर हम तीनों अंगों के कार्यों के विभाजन के बारे में बात करें तो जो विधायिका है, विधायिका का कार्य है सिर्फ और सिर्फ विधायिका का कार्य है विधेयक बनाना अर्थात कानून बनाना या नीतियां बनाना, और कार्यपालिका का काम है उन नीतियों को लागू करना। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का काम है संविधान की व्याख्या करना और सबको न्याय प्रदान करना। अब आते हैं हम लोग अपने विषय के ऊपर। हमारा विषय है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ब्यूरोक्रेसी। सरकार बनने के विधायिका और कार्यपालिका, आसान शब्दों में कहें तो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का अगर समन्वय हो जाए, आपस में इनकी बन जाए, तो जिस एजेंडे पर सरकार चुनकर आती है उस एजेंडे पर काम करना शुरू हो जाए, तो मैं ये कहता हूं लोकतंत्र में इससे आदर्श स्थिति कुछ और हो ही नहीं सकती है। अगर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में समन्वय हो जाए, क्योंकि जिस एजेंडे पर सरकार चुनकर आएगी उस एजेंडे पर काम करना शुरू हो जाएगा। और होता क्या है, परंतु अमूमन होता नहीं है। पहले 5-6 महीनों में के अंदर अगर आप देखेंगे सरकार जब बनती है तो पहले 5-6 महीनों के अंदर ये समन्वय की रेल जो है इस पटरी के ऊपर खूब तेजी से दौड़ती है, परंतु 5-6 महीनों के बाद ये डिरेल होना शुरू हो जाती है और इसका धीरे धीरे ये पटरी से उतरना शुरू हो जाती है। और इसका एकमात्र कारण है कि समन्वय खत्म हो जाता है। चाल, चरित्र और चेहरा एक दूसरे के सामने खुल जाता है, अर्थात विधायिका और ब्यूरोक्रेट्स का आपसी जो समन्वय होना चाहिए था वो खत्म हो जाता है। और खत्म होने के साथ साथ एक दूसरे के अंदर मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो एजेंडा होता है, पॉलिटिशियन उस एजेंडे को छोड़ के एक छिपे हुए एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कन्फ्रंट्रेशन होती है। अगर छिपे हुए एजेंडे को कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेट्स अगर मान लेते हैं तो मैं ये कहता हूं यहां पे भ्रष्टाचार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि छिपा हुआ एजेंडा है। वो एजेंडा नहीं है जिस एजेंडे को लेकर उन्होंने सरकार बनाई है, इसमें निहित स्वार्थों का एजेंडा शुरू हो जाता है। और ऐसे एजेंडे के ऊपर जो है ब्यूरोक्रेट्स अगर मान लेता है उस एजेंडे के ऊपर, तो आप मानिए ये भ्रष्टाचार होता है। यहां पे ठेके दिलाए जाते हैं, यहां नीतियों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। पर दूसरी तरफ अगर कहीं इस एजेंडे के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदार हुआ, अगर पॉलिटिशियन ईमानदार हुआ, तो ब्यूरोक्रेट्स की वो नहीं सुनेगा। अगर ब्यूरोक्रेट ईमानदार हुआ तो पॉलिटिशियन की नहीं सुनेगा और फिर शुरू हो जाता है टकराव और फिर होती है वर्चस्व की लड़ाई। और होता क्या है, ब्यूरोक्रेसी उसके पश्चात टाल मटोल का रवैया अपना लेती है। और स्वाभाविक है कि जब यह लड़ाई होती है तो इस लड़ाई के अंदर चक्की के 2 पार्टों के बीच में अगर कोई पीसा जाता है तो वो जनता पीसी जाती है, जनता के कार्य पीसे जाते हैं। सामाजिक न्याय और जन विकास के प्रति जो सरकार है वो कितनी भी अच्छी हो, उसकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, परंतु अधिकारियों के अड़ियल जो रवैया होता है उसके कारण लोगों के बीच में जल्दी ही अप्रिय होना शुरू हो जाती है। सरकार की नीयत अच्छी है,
सरकार काम करना चाहती है परंतु अधिकारी अड़ियल है। अब होगा क्या? लोग कहना शुरू कर देंगे कि अफसरशाही सुन नहीं रही है और धीरे धीरे वो सरकार जो है अप्रिय हो जाना शुरू हो जाती है। अगर बिल्कुल साधारण ढंग से देखा जाए तो आम आदमी चाहता क्या है सरकार से? अगर किसान के नजरों से देखा जाए तो किसान क्या चाहता है? किसान चाहता है उसको समय पर बीज मिल जाए, किसान चाहता है समय पर ऋण मिल जाए, किसान चाहता है कि जब उसकी फसल तैयार हो जाए तो मंडी में उसको उचित दाम मिल जाए, दलालों के हाथों में उसको ठगना ना पड़े। दूसरी तरफ को अगर बागवान की बात करें तो बागवान चाहता क्या है? बागवान यही चाहता है कि उसको उत्तम किस्म के पौधे मिलें, उसके पश्चात उसको अच्छे कीटनाशक मिल जाएं, उसको टाइम के ऊपर क्रेडिट्स मिल जाएं, जब उसको मंडी लेके जाना है तो उसकी फसल का प्रॉपर दाम मिल जाए और दलालों के हाथों वो ठगा ना जाए। इसी तरह से आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी चाहता है कि उसको उसके काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, उसको किसी पटवारी को रिश्वत ना देनी पड़े, उसको किसी एक्शन को काम करवाने के लिए रिश्वत ना देनी पड़े। और वो चाहता है कि बार बार इन ऑफिसरों के चक्कर लगाने के बजाय बिना भेदभाव से सरकार द्वारा जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको वो सब मिलें। वो नहीं चाहता कि उसके साथ भेदभाव हो। और एक माँ चाहती है कि उसका बेटा बेरोजगार ना रहे, उसको भी नौकरी लग जाए। और एक छोटा कर्मचारी क्या चाहता है? छोटा कर्मचारी चाहता है कि जिस तरह से एक पॉलिटिशियन की पेंशन हमेशा के लिए लगी रहती है, जिस तरह से एक ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन कभी खत्म नहीं होती, उस तरह से उस कर्मचारी की पेंशन भी हमेशा के लिए लगी रहे। परंतु होता क्या है? होता यह है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है सही फीडबैक सरकार तक पहुंचाते ही नहीं है और जिसकी वजह से सरकार नीतियां नहीं बना पाती है। सरकार ये जो अधिकारियों का टाल मटोल का रवैया है ये अंततः जो है ये सरकार पर ही भारी पड़ता है और सरकार के अप्रिय होने की वजह से सरकार को सत्ता से वंचित होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति है। आज देश के अधिकतर राज्यों में आप चले जाइए, लगभग यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी जहां पे इस तरह के इल्जाम लगते हैं कि अधिकारी टाल मटोल का रवैया अपनाते हैं, अधिकारी विकास की राह में रोड़ा अपनाए हुए हैं। अगर राजस्थान चले जाए तो राजस्थान के मंत्री ने ही राजस्थान के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर यह इल्जाम लगा दिया कि वो सरकार की नहीं सुनते हैं। उत्तराखंड के विधायकों ने स्पीकर के पास चिट्ठी लिख कर दी कि विधायक हमारी नहीं सुनते हैं और स्पीकर महोदय को मजबूरन चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखना पड़ा कि विधायकों का काम करिए। और इससे भी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि अधिकारी मन लगाकर काम नहीं कर रहे हैं और हालात किस कदर खराब है आप इसका अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने सार्वजनिक व्याख्यान माला में यह कहते हैं कि आज विकास की राह में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो ये अधिकारी लोग ही हैं। निश्चित रूप से बहुत गंभीर आरोप है। दूसरी तरफ अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात माने तो उनका तर्क क्या होता है? आप किसी ब्यूरोक्रेट्स के पास चले जाइए और उनसे पूछिए कि आप काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम काम करना चाहते हैं पर कोई हमसे काम लेना तो चाहे, किसी में इतनी काबिलियत तो हो कि वो हमारे से काम ले सकें। दूसरा उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट होता है, हम सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, हम मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह हैं, परंतु हम विधायक के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। हम विधायक की बात नहीं सुनेंगे। विधायक हमारे कार्यक्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, वो ट्रांसफर करना चाहता है, वो विधायक निधि या सांसद निधि के माध्यम से वो कार्य करता है जो कार्य उसको नहीं करने चाहिए। ये हम लोगों का प्रेरोगेटिव है। और तीसरा वो सबसे बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि जब सरकार बनती है तब होता क्या है? तब हमारी योग्यता, हमारी वरिष्ठता को दरकिनार करके कुछ चहेते लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी जाती है। फिर वो कहते हैं जब हम लोगों को आप लोग दरकिनार कर दे देते हैं, अपने चहेतों को आप लोगों ने अच्छी पोस्ट दी है, तो फिर काम उनसे लीजिए, हमारे से क्यों काम लेना चाहते हैं? हम वही करेंगे जो नियमों के दायरे के अंदर आता है, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे।
इन सभी आरोपों और प्रत्यारोपों को अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर किसी स्वतंत्र निर्णय के ऊपर पहुंचना चाहेंगे तो समस्या का मुख्य कारण है क्या? मेरा अगर पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मानना हो तो मुझे यह लगता है कि समस्या का मुख्य कारण है आज कार्यपालिका, विधायिका और ये न्यायपालिका एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रही है। अर्थात विधायिका चाहती है कि वो कार्यपालिका के काम करें, कार्यपालिका चाहती है कि विधायिका का वर्चस्व उनके ऊपर नहीं हो और वो विधायिका का भी काम कर लें, और न्यायपालिका तो ये चाहती है विधायिका के ऊपर भी और कार्यपालिका के ऊपर भी उनका वर्चस्व हमेशा बना रहे। असली मुसीबत की जड़ यही है। और इससे भी बड़ी समस्या है कि आज इन लोगों की सोच में परिवर्तन हो चुका है। पहले जो पॉलिटिशियन होता था, जो राजनीतिज्ञ होता था, उसका ध्येय क्या होता था? उसका ध्येय होता था जनसेवा। वो जनसेवा के लिए अपने आप को पीछे रह के जनता की सेवा करता था। परंतु आज क्या है? आज राजनीति प्रोफेशन बन चुकी है। आज लोग राजनीति से कमाना चाहते हैं। कोई किसी युवा मोर्चा में जाता है तो उससे पूछे किस लिए, कि मैं ठेकेदारी करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो मेरे लिंक्स बनेंगे। मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके लिए आज राजनीति सेवा का माध्यम बना हुआ है, रह चुका है। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स क्या थे? ब्यूरोक्रेट्स इसलिए सिविल सर्विसेज में आते थे, उन लोगों को लगता था कि जब वो अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होंगे तब उनका यश होगा, लोग उनको जानेंगे, कहेंगे कि फलां अधिकारी ने ये काम किया था जिसकी वजह से आज इस जगह की ये हालत है। परंतु आज किसी अधिकारी के कमरे में जाएं तो उसके लिए यश महत्वपूर्ण नहीं है। वो इस तरह की कोई ना कोई किताब पढ़ रहा होता है, हाउ टू मेक मनी, ये शेयर बाजार में किस तरह से पैसे दुगने होंगे या किस तरह से पैसे कमाए जाएं। अर्थात उनकी सोच में परिवर्तन आ गया है। वो ये भूल चुके हैं कि वो जनसेवक हैं। वो ये भूल चुके हैं कि वो जनता के बॉस नहीं है। उन्होंने अपने आप में एक वर्गीकरण कर रखा है। वो धीरे धीरे जनता से दूर जा रहे हैं और उनको ये बात समझनी पड़ेगी, वो पब्लिक के बॉस नहीं, पब्लिक सर्वेंट है और वो सेवा मुफ्त में नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वो पैसे लेते हैं और वो पैसे जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई होती है। उनका काम था लोगों की समस्याओं का समाधान करना, उनका काम था सरकार को सही फीडबैक देना और उनका काम था इस फीडबैक के आधार के ऊपर नीतियों का निर्माण करना। परंतु अगर आज हम लोग देखेंगे तो किस तरह के नियम ये लोग बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट जो आज सत्ता के ऊपर हैं, जो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। आज हिमाचल भवन में चले जाइए, एक आईएएस ऑफिसर को वहां पे कमरा 150-200 रुपए में मिल जाता है, परंतु एक आम आदमी को या तो कमरा मिलता ही नहीं है, अगर कमरा मिल जाए तो 900 और 1000 रुपए से कम नहीं मिलता। जो लोग खर्च नहीं कर सकते उनके लिए 1000 हैं, जो खर्च कर सकते हैं उनके लिए 200 रुपए हैं। उनके बच्चे आप लोगों ने कभी देखे होंगे, वो अपनी गाड़ियों में स्कूल नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं सरकारी गाड़ी में स्कूल जाते दिखते हैं। बहुत बार पत्रों में, समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें आती हैं, परंतु हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हम लोग सिर्फ निंदा कर पाते हैं क्योंकि हम उनकी जवाबदेही सुनिश्चित ही नहीं कर पाते हैं। कई बार सरकार प्रयत्न करती है, सरकारें चाहती हैं कि जनता की समस्याओं का निराकरण हो। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत शानदार स्कीम शुरू की है जन शिकायत निवारण मंच पे, उसमें वहां जाके जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। परंतु कभी किसी ब्यूरोक्रेट्स ने सोचा कि 25,000 26,000 जन समस्याओं का निराकरण हुआ, क्या ये बहुत खुशी की बात है? नहीं, ये खुशी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जन समस्याओं का निराकरण करना उनकी ड्यूटी थी। उन लोगों ने अपना काम समय पर नहीं किया, मजबूरन सरकार को धरातल पर उतरना पड़ा और इस तरह से काम करने पड़े।
जो काम जो था वो ब्यूरोक्रेट्स का था, वो पॉलिटिशियन को आके करना पड़ा और वो डंडे के जोर पे करवाना पड़ा। उसके बाद जब कोई ब्यूरोक्रेट सीखता है कि हमारे साथ बदतमीजी होती है, तो उनको अपने अंतर मन के अंदर झांकना चाहिए कि जो काम उनका था उन्होंने वो समय रहते नहीं किया। और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन को भी समझना पड़ेगा कि आप जिस एजेंडे के साथ सत्ता में आए हैं, आप उस एजेंडे पर टिके रहिए। जिस दिन निहित स्वार्थों के साथ आप ब्यूरोक्रेट्स के पास जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आपसे नाजायज फायदा अवश्य उठाएंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। फिर लोगों के बीच में यह धारणा मजबूत होती जाएगी कि ब्यूरोक्रेट नहीं सुनता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर चरित्र नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को किसी भी हिसाब से नहीं सुनता है। मित्रों, ये तो बात होगी पॉलिटिशियंस की कमियों की और ब्यूरोक्रेट्स की कमियों की। पर क्या कभी हम लोगों ने सोचा कि सबसे बड़ी कमी किसकी है? सबसे बड़ी कमी अगर किसी की है तो हम लोगों की है। हम लोग चुनते हैं सरकारों को, और हम लोग कैसे लोगों को चुनते हैं? हम लोग ऐसे लोगों को कई बार अपना विधायक बना देते हैं जो विधायक बनने योग्य नहीं होता। हम ऐसे लोगों को कई बार अपना सांसद बना देते हैं जो सांसद बनने योग्य नहीं होता। उसको अपने कर्तव्यों का पता ही नहीं होता है। वो अपने अधिकारों की तो बात करता है, परंतु कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। जनता के फायदे के लिए नियम बनाएं, कानून बनाएं, और उन कानूनों का और नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। गलती किसकी थी? गलती हमारी थी। कई बार हम अपनी जाति का व्यक्ति देखते हैं, कई बार हम लोग अपना सगा संबंधी देखते हैं। हम पंच चुनते हैं तो हम अपना पड़ोसी देखते हैं। हम सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारी सुन सके। हमने कभी ये नहीं देखते कि योग्य व्यक्ति कौन है, किस व्यक्ति को वहां पहुंचना चाहिए। इसी तरह हम लोग प्रधान के मामले में करते हैं, इसी तरह से हम लोग विधायक के मामले में करते हैं, और यही नीति हम लोग सांसद के मामले में भी अपनाते हैं। और उसके पश्चात फिर हम लोग पछताते हैं। अब मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, परंतु उन्हीं शब्दों के साथ, प्लेटो के शब्दों के साथ। प्लेटो के शब्द यही हैं कि जब एक अच्छा आदमी राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है, जब एक अच्छा आदमी राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। और उसका दंड पता क्या होता है? उसका दंड होता है वो निम्न स्तर के लोगों के द्वारा शासित होता है। निम्न स्तर के लोग उसके ऊपर शासन करते हैं। आज हम लोग यही कर रहे हैं, हमारे साथ यही हो रहा है। हम लोगों को चाहिए कि हम अच्छे लोगों को चुनकर भेजें। निर्णय आप लोगों को करना है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। शब्दों के चयन में भी कोई गलती हुई है तब भी मैं माफी मांगता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न जरूर पूछें। आप सब लोगों का इस लाइव के ऊपर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे इस मामले में प्रश्नों को लेना भी नहीं आ रहा है, पर फिर भी यही कहना चाहूँगा कि बाद में मेरे इनबॉक्स के ऊपर भी आप इन प्रश्नों को भेज सकते हैं, ताकि मैं सही मायने में उनका जवाब दे सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी नए इशू के साथ आप लोगों के सामने अपीयर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।